मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो मार्केट में काफी लोगों की कंफ्यूजन है कि सर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होगा तो क्या खत्म हो जाएगा मार्केट में, क्या तगड़ा फॉल आएगा। एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, वन बाय वन में एक्सप्लेन करूंगा कि इथेनॉल E85 से क्या फर्क आएगा इंडियन इकोनॉमी में और कौन सी कंपनी इसमें बेनिफिट आ सकता है। ये सब चीज का सभी चीजें डिस्कस करेंगे, वीडियो अंत तक देखना और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को हिट कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। ओके, सबसे पहली बात, देखो डाउ जोन्स, आपने सभी लोगों ने देखा होगा कि डाउ जोन्स काफी गिरा। मैंने इसका एक वीडियो भी बना दिया है, यहाँ पे आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है कि गिफ्ट निफ्टी क्यों क्रैश है 300 पॉइंट और नेस्डेक में क्यों है, पूरा मैं एक्सप्लेन डिटेल में कर चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे सीरीज भी बिग बुल कंटिन्यू की है, वो भी आप जब चेकआउट कर लेना। ओके, मैं सिंपल कर देता हूँ। देखो गिफ्ट निफ्टी तो 350 पॉइंट डेफिनेटली डाउन है। ठीक है, चांसेस तो यही है कि गैप डाउन ओपन हो सकता है। अब देखो निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो आप देखोगे 30,300 के ऊपर थी, यानी कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो चांसेस हाई है कि एग्जिट सपोर्ट पे ओपन हो सकता है जो 23,000 का है। ठीक है, बट मार्केट, आप समझ के चलो कि चांसेस हाई बन जाते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो रिकवर तो करेगा मॉर्निंग में, चांसेस हाई है क्योंकि बहुत ज्यादा गैप डाउन है, तो एक रिकवरी डेफिनेटली पॉसिबल हो सकती है। बट मार्केट यहां पे जो एक रेजिस्टेंस है 23,200 का, वो टेस्ट करके वापस फॉल करने के चांसेस बनते हैं अगर गैप डाउन ओपन होते हैं तो। मान लो कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है वीकेंड में, सैटरडे संडे, ट्रम्प पागल है, वो कुछ भी बोल देता है कभी भी। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में तो हो सकता है कि भाई मार्केट स्टेबल भी ओपन हो। ठीक है, तो आप सिर्फ ये समझो अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो थोड़े टाइम के लिए नेगेटिव हो जाएगा मार्केट, अगर स्टेबल टू गैप अप ओपन हुआ तो कोई पैनिक सिचुएशन नहीं दिखाई देगा। क्लियर? ओके, आखिरी पॉइंट, अगर स्टेबल टू पॉजिटिव ओपन हुआ तो थोड़ा कॉशियस रहना क्योंकि वॉलेटिलिटी आपको दिख सकती है। मार्केट एक प्योर रेंज में है, 23,600 जब तक ब्रेक ना करे तब तक प्योर रेंज में है अगर स्टेबल टू गैप अप ओपन हो। ठीक है, गैप डाउन में थोड़ा कॉशियस रहना क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर चुका होगा, तो अगर गैप डाउन में पुल बैक करता है तो 23,200 पर रेजिस्टेंस लेके वापस फॉल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप पूछेंगे सर मार्केट में पैनिक कब करना चाहिए, जब मार्केट 22,000 का लेवल तोड़े तब पैनिक करना चाहिए। ठीक है, अब देखो चार्ट्स, मैं सीरियसली बोलना चाहूंगा चार्ट्स में इतना पैनिक नहीं है। ठीक है, पता नहीं ये गैप डाउन क्यों ओपन हो रहा है, क्या रीजन है, हम लोग ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुका है, बट ओपन होना नहीं चाहिए था गैप डाउन। ठीक है, फॉर मी स्टिल मुझे यही लग रहा है कि मार्केट ज्यादा फॉल नहीं करना चाहिए, मार्केट ये रेंज में ही रहना चाहिए। अगर अगर फॉल करना भी है किसी भी तरह तो ये साइडवेज हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि भाई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, अगर वीक मार्केट होता है तो साइडवेज हो जाती है। ठीक है, और पुल बैक मार्केट में, अच्छे मार्केट में वो भाग जाती है। वैसे ही मुझे लगता है निफ्टी भी वैसे ही परफॉर्म करेगा। तो अभी के लिए ज्यादा पैनिक मत करो, बी रिलैक्स, माइंड शांत रखो, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज फोकस करना मार्केट पे कि जो एफआई सेलिंग कर रहे हैं, अब आप सभी लोग जानते हैं आरबी की पॉलिसी है थी। अब एफआई का कुछ दिन का डेटा फोकस करना कि कैसे आ रहे हैं। इक्विटी में तो चांसेस तो कम ही है कि इक्विटी में आएंगे, पर स्टिल हम लोग इसको क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि एफआई की सेलिंग कम तो नहीं हुई, अगर कम हुई है तो अच्छी बात होगी, बट अगर ये सेलिंग बढ़ी तो थोड़ा सा एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो सकता है मार्केट के लिए, वो अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा वर्स्ट परफॉर्म करेगा, बट अंडर परफॉर्म करेगा निफ्टी। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने देखा है, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, 2026 अभी तो 6 महीने हुए हैं, 6 महीना स्टार्ट है, और 2026 में एफआई ने जो 2025 में सेल किया था उससे ज्यादा सेल कर चुके हैं। सोचो, 2025 से भी ज्यादा सेल कर चुके हैं। सो ये नेगेटिव सिचुएशन है। ठीक है, मार्केट में एफआई लगातार जा रहे हैं। ओके, हाँ, अब एक चीज समझो, यहाँ पे कुछ बड़े प्लेयर्स जो है वो ये बोल रहे हैं कि अगर मार्केट 23,050 के नीचे गया, क्लोजिंग आई, सस्टेन हुआ, तो बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट 22,400 को भी टेस्ट करेगा। ठीक है, तो मुझे भी यही दिखाई दे रहा है कि अगर 30,000 के नीचे चला जाता है मार्केट तो फिर 22,400 को एक बार टेस्ट करेगा, इवन 22,000 को भी टेस्ट कर सकता है। तो थोड़ा देखो, मार्केट में, ग्लोबल मार्केट की अनसर्टेनिटी बहुत है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो मार्केट में फॉल करने के कोई चांस नहीं बनते। ठीक है, बट ये जो ट्रम्प है ना, मतलब पता नहीं क्या लेके आता है, कुछ भी बंदा लेके आता है, समझ में ही नहीं आता। ओके, तो थोड़ा सा सिचुएशन वर्स्ट कर रहा है ट्रम्प, और जब तक ये ट्रम्प का पावर कम नहीं हो जाता, जो मिड टर्म इलेक्शन में हो सकते हैं, माना जा रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन में ट्रम्प की पावर कम हो सकते हैं बिकॉज कि उनको मेजोरिटी नहीं मिलेगी, जो आई थिंक नवंबर में आसपास है इलेक्शंस, मिड टर्म इलेक्शंस यूएस में। तो एक थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है
क्योंकि अगर ट्रम्प की पावर कम हो जाएंगे तो ऐसी पागलपंथी बंद कर देगा, कम कर देगा, ठीक है, क्योंकि इनको मेजोरिटी नहीं मिलेगा। तो एक बेनिफिट हो सकता है, तो हो सकता है कि नवंबर के बाद मार्केट ज्यादा स्टेबलाइज हो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ज्यादा क्रैश होगा, बट स्टेबल या पॉजिटिव नवंबर के बाद ज्यादा बेटर दिखेंगे। एनीवे, मीशो की बात करें, ध्यान से सुनना। अब देखो मीशो में अगर बात करने जाए तो रेटिंग एजेंसी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है। अब रीजन ये है कि इनके ऑर्डर्स में ग्रोथ नहीं आ रही है, ब्रोकरेज हाउस का मानना ये है, और इसकी वजह से इनका प्रॉपर कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं हो पा रहा है, और इसकी वजह से रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है, अंडर परफॉर्म कर दी है, 25% की डाउनसाइड दी है। अब सी, जिनको नहीं पता है, मैं मीशो में, मेरे जो ब्रदर है, छोटा ब्रदर है, वो ऑलरेडी मीशो में एज अ सेलर बन चुका था, ठीक है। तो मीशो में एक प्रॉब्लम डेफिनेटली है कि वहाँ पे सेलर के लिए कोई सपोर्ट है नहीं, जितना अमेजोन में है, जितना फ्लिपकार्ट में है, उतना मीशो में नहीं है। तो मीशो में जो पब्लिक आ रही है ना, वो बहुत पीछे की पब्लिक आ रही है, बोलते हैं ना कि लोअर एरिया, अर्बन सिटी बोलते हैं ना, अर्बन सिटी के वाला जो नीचे के सिटीज होते हैं, वहाँ पे, वहाँ की पब्लिक ज़्यादा आ रही है, और प्लस फेक्स प्रोडक्ट बहुत आ रहे हैं, फेक रिटर्न आ रहे हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं मीशो में, इवन डिलीवरी के भी इश्यूज है। तो मीशो में ग्रोथ इतना नहीं दिख रहा है जितना अमेजोन फ्लिपकार्ट में है। तो आज नहीं तो कल अगर मीशो ये शॉर्ट आउट नहीं करता, तो इनकी बैलेंस शीट में, इनके प्रॉफिटेबिलिटी में ये डेफिनेटली दिख सकता है, ठीक है। देखो मुझे स्टार्टअप कंपनीज बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत सारी कंपनीज, बट मीशो में मुझे क्लियर कट ये सिग्नल दिखा, ठीक है, जो मुझे जोमेटो में नहीं दिखा, जो मुझे स्विगी में नहीं दिखा, कार्टरेट में नहीं दिखा, उतना मुझे मीशो में दिखा। तो थोड़ा सा नेगेटिव सिचुएशन है, आई होप कि मीशो शॉर्ट आउट कर ले, वरना चार्ट्स खराब हो जाएंगी इसके। नजारा की अगर बात करें, देखो नजारा ने यहाँ पे अलॉटमेंट किया है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, अप्रोक्सीमेटली 1.82 करोड़ वारंट यहाँ पे अलॉटमेंट किए हैं, ठीक है। तो आप ये समझो कि मार्केट में ये लोग लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की वजह से, तो थोड़ा सा नेगेटिव सिचुएशन हो जाती है, ओके, क्योंकि अगर शेयर्स बढ़ते हैं, लिक्विडिटी बढ़ती है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और जनरली ये सभी जो स्टार्टअप कंपनीज होती है ना, मीशो हो गए, या फिर मान लो कि इवन ये टेक कंपनी हो गई एक टाइप की, तो वो भी क्या कहते हैं, एम्प्लॉय को शेयर अलॉट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि शेयर्स बढ़ते हैं मार्केट में, तो इनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो चार्ट्स अभी भी प्योर साइडवेज है, जब तक ये चार्ट्स में 400 का लेवल क्रॉस ना करे, तब तक तो ये पूरा का पूरा साइडवेज जोन में नजारा दिख रहा है यहाँ पे। सो केयरफुल। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, ई इथेनॉल 85, यानी कि 15% का पेट्रोल और 85% का इथेनॉल अगर आपकी गाड़ी में डालते तो क्या होगा, क्या ये सक्सेसफुल होगा? देखो अभी की जितनी भी गाड़ी है ना, 99 नहीं 100% की गाड़ियों में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप इथेनॉल E85 डालोगे ना, विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर आपकी गाड़ी कचरा हो जाएगी, एकदम कच्चर खाड़ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि रस्ट बढ़ जाएगा गाड़ी में, बोलते हैं ना काट खा जाती है ना, ठीक है, मेटल रस्ट हो जाता है, वो हो जाता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम डेफिनेटली है। तो आपकी पुरानी गाड़ी में कुछ पॉसिबल नहीं है, ये जो होगा वो नई गाड़ी में होगा, और नई गाड़ी ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, हालांकि डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई, बट हीरो मोटोकॉर्प उन्होंने स्प्लेंडर और आई थिंक पैशन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसने 2 लॉन्च की है, और मारुति ने भी लॉन्च की है इथेनॉल फ्यूल, फ्लेक्सी फ्यूल बेसिस पे, क्लियर। तो ये एक चीजें हैं जो मुझे लगता है कि ये 2 कंपनी को बेनिफिट कर सकती है, हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये 2 कंपनी को बेनिफिट कर सकती है, क्योंकि ये 2 कंपनी बहुत आगे बढ़ के काम करती है, क्लियर। बट एक चीज याद रखना, अगर आप पूछे सर E85 क्या इंडिया में पॉसिबल होगा, आंसर इज मेरे हिसाब से 70% नो, ठीक है। रीजन मैंने कुछ ये भी सुना है कि इथेनॉल अगर आप मिक्स करते हैं, ठीक है, पहले तो उसकी एवरेज बहुत कम हो जाती है, अराउंड अगर कोई गाड़ी की एवरेज 60% हो, बाइक की 60 की हो, तो वो एवरेज 30 या 35 की हो जाती है, तो वो एक नेगेटिव सिचुएशन है। प्लस इथेनॉल बनाने के लिए जितना वाटर सप्लाई चाहिए होता है, वो किसी और के लिए नहीं चाहिए, और इंडिया में वाटर लिमिटेशन बहुत हो जाता है, स्पेशली गर्मी के टाइम पे। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉट क्रिएट कर सकते हैं इंडिया में, यानी कि वाटर शॉर्टेजेस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को एक बार समझना पड़ेगा, वरना तो पानी की जो प्राइसेस है, पानी की बोतल की, जो 10 रुपए भी में बिकती है और अच्छी बिकती है, वो 100 तक भी जा सकती है, ठीक है। अब देखो मैं डराता नहीं हूं, बट गवर्नमेंट को हर पॉइंट को फोकस करना पड़ेगा, ऐसे ब्लाइंडली, मतलब भाई क्रूड ऑयल भाग रहा है, हम लोग इथेनॉल 85 ला दे, वो भी विदाउट रिसर्च, विदाउट गाड़ी अवेलेबल हो, ठीक है, तो ये थोड़ी पागलपंती हो जाती है। प्रॉपर करना चाहिए इंडिया को, ठीक है। तो थोड़ा सा नेगेटिव सिचुएशन है, बट
मारुति के लिए सबसे विन विन सिचुएशन हो जाती है क्योंकि मारुति हमेशा आगे बढ़ के काम करता रहता है, तो आई थिंक मारुति इज बेनिफिटेड, सबसे बेस्ट है। ओके, सो ये सबसे बेनिफिटेड है। ओके, एल की बात करते हैं गवर्नमेंट के। जैसे कि मैंने पहले भी आपको समझाया था कि गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्ट्स है वेस्ट बंगाल के, चांसेस बहुत है कि बहुत अच्छी कंपनीज को मिलने वाले हैं और वो अभी मानना आ रहा है कि एल को मिल सकते हैं। तो मैंने भी आपको पहले समझा था कि कौन सी कंपनी है, रडार पे रखिएगा, नाम आ चुका है एल। गवर्नमेंट के वेस्ट बंगाल के प्रोजेक्ट्स एल को मिलेंगे। अब ये बहुत बड़ा बेनिफिटेड है, चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो आप सिर्फ चार्ट को फोकस करना, चार्ट्स में सपोर्ट है 3600 से लेकर 3200 का, ये सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए किसी भी हाल में। बाकी चार्ट्स काफ़ी पॉजिटिव है, मंथली चार्ट पे प्योर बिग बुल पैटर्न बन रही है, थोड़ा वैल्यूएशन महंगा है बट चार्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव है। एंड आरबीआई ने देखो, अभी जो आरबीआई ने रेपो रेट में चेंजेस तो नहीं किए, बट डेट को इंप्रूव करने के लिए, यानी कि डेट में एफआई को लाने के लिए जो टैक्स कम कर दिया, जीरो कर दिया है, उसकी वजह से माना जा रहा है कि रुपी 92 टू 93 आ सकता है। अब फॉर मी ये बेसलेस है, ठीक है, चांसेस मुझे स्टिल कम लगते हैं वो इक्विटी से निकल जाएंगे। तो आई डोंट थिंक ये भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेगा। हो सकता है कि सपोर्ट लेके वापस भाग जाए रुपी, ठीक है, और 100 को टेस्ट कर दे। तो चांसेस ऐसा है, समझो कि शायद 1-1.5 महीना लेट टेस्ट होगा, बट 100 को टेस्ट करने के चांसेस बहुत हाई है। हो सकता है नवंबर एंड तक, नवंबर तक आराम से 100 को टेस्ट कर ले, या नवंबर से पहले रुपी। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, मान इंफ्रा। अब देखो, मान इंफ्रा ने क्लियर कट बोला कि वो अपना सेल्स टारगेट को बढ़ाने वाले हैं, 5000 करोड़ के स्टील टारगेट को ये लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट्री तो काफी अच्छी दे रहे हैं प्रमोटर के, भाई इतना इतना हम लोग सेल्स करने वाले हैं, बट हमेशा याद रखो, देखो स्टॉक्स उसको देख के थोड़ा मूव भी करता है, ठीक है, बट अगर ये लोग बोल रहे हैं वो अचीव नहीं होता तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्लियर। उसके अलावा चार्ट्स अगर आप देखोगे, चार्ट्स बहुत खराब है। इसमें एक टाइम पे बहुत अच्छी मोमेंटम थी, डबल टॉप बनाया और उसके बाद जो क्रैश हुआ, बहुत घटिया क्रैश हुआ, ठीक है। तो अभी जो स्टॉक में रेजिस्टेंस है वो 175 से लेकर 280 और 250 का है। तो अगर यहां पे मान लो टेस्ट होता है तो पहले रेजिस्टेंस लेके फॉल करने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल मार्केट के अंदर। चलिए, ओके, सिंपल एंड सोबर। सर मार्केट में क्या अभी डरना चाहिए? ठीक है, देखो मैं तो काफी क्वेरीज आप लोगों की लेता हूं, बट एक जनरल क्वेरी आ जाती है कि सर अभी क्या मार्केट में पैनिक सिचुएशन है? इतना निफ्टी गैप डाउन हो आ रहा है, तो मैं स्टिल अभी बोलूंगा अभी पैनिक सिचुएशन नहीं है। रिलैक्स रहना, अगर कुछ होगा तो मैं यहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं माई स्टॉक मार्केट फंडा, ठीक है। अगर कुछ भी मुझे दिखा कि यहाँ से अब सिचुएशन वर्स्ट बन रही है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जैसे कि मैंने आपको मिड कैप में टॉप पे अपडेट किया था और सपोर्ट पे आपको प्रॉपर बताया कि मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है। तो मैं आपको वापस में अपडेट कर दूंगा। सो बी रिलैक्स, अभी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अगर होती तो मैं बोल देता, ठीक है। सो बी रिलैक्स। थोड़ी वॉलेटिलिटी आती है भाई मार्केट की वजह से। एनीवे, सर गोल्ड एंड सिल्वर में क्या एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं? अब देखो, अगर आप म्यूचुअल फंड में गोल्ड एंड सिल्वर में फोकस करते हैं तो उन्होंने तो लमसम लेना बंद कर दिया है, बट एसआईपी वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं एक सिंपल चीज आपको बोलता हूं, देखो समझो बात को। गोल्ड पहले भी ऊपर भागा था, अगर बात करने जाए 2012 की, ठीक है। उसके बाद भी वो क्रैश हुआ था 2012 से लेके 2015 गोल्ड, ठीक है। उसके बाद आज भागा है, यानी कि 2025-26, बट 2012 से सबसे ज्यादा भागा है। तो मेरा पॉइंट एक ही है कि देखो, आपका व्यू अगर 10 साल का हो ना, 5-10 साल का एसआईपी का, तो कोई कोई पैनिक बनता नहीं है, क्योंकि देखो मार्केट ऊपर जाता है नीचे तो आता ही आता है, सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला जाता है। तो आज नहीं तो कल गोल्ड पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, बट आप सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि देखो ऐसे भी कभी बंद नहीं करनी चाहिए। लमसम हो तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है, बट ऐसे भी हमेशा बेनिफिटेड होती है। मार्केट में अभी क्लियर चांसेस है कि गोल्ड 4000 टेस्ट कर सकता है, और अगर ऐसा फॉल आया जो यहां पे दिख रहे हैं, तो जो चांसेस ये भी है कि 3000 को भी टेस्ट कर सकता है गोल्ड, ठीक है। बट देखते हैं, यहाँ पे अभी ज्यादा पैनिक मत करो हर चीज में। गोल्ड के अंदर 4000 तो क्लियर है, वो पहले भी मैं बता चुका था जब ये 5000 पे था। 4000 क्लियर दिख रहा है, इवन सिल्वर 1 लाख पे दिख रहा है इंडियन मार्केट में, तो ये तो क्लियर दिख रहा है, बट देखते हैं कब तक आएगा, ठीक है। ओके, बाकी आई गोल्ड में तो ऐसे भी बंद नहीं करनी चाहिए, फिर आप पे डिपेंड करता है सर, आपको करना है नहीं करना आप पे डिपेंड करता है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। जनरली ये सब देखो एसेट्स होते हैं गोल्ड। आप कभी मान लो आपके पास फैमिली में गोल्ड है, तो क्या आप बेचने चले जाओगे?
कि गोल्ड लाइफ हाई पे है, पूरा का पूरा गोल्ड बेच दो, नीचे आएगा तब लेंगे, नहीं बेचोगे ना, उसी टाइप का है सर। ठीक है, आपको अगर एसेट्स लगते हैं तो फिर एसेट्स कौन बेचेगा? ठीक है, घर के भाव गिरने से घर तो बेचा नहीं जा सकता। ठीक है, अब लड़का पढ़ाई नहीं करता तो उसको बाहर निकाला नहीं जा सकता, घर से बाहर। तो ऐसा ही है सर, एसेट है, आज नहीं तो कल काम ही आएगा। ओके, चलिए, इसके अलावा एलाइट ब्लेंडर्स, अगर बात करनी चाहिए एलाइट ब्लेंडर्स, सर इसके डिटेल केस स्टडी बने। देखो, कोई टारगेट नहीं बता सकता, ठीक है, रूल्स है। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखो जनरली जो सेक्टर्स होते हैं ना, हमेशा पॉजिटिव सेक्टर्स होते हैं, जैसे अल्कोहल वाले, दारू पीने वाले सेक्टर्स। मैंने ये तक सुना है कि दारू की कीमत होती है सिर्फ 150 से 200 बनाने की, पर मार्केट में बिकती है 1500, 2000, 3000, इवन 4000 पे। वो लोग खरीदते हैं। ठीक है, तो इतनी अगर महंगी दारू अगर लोग खरीदते हैं, तो आपको क्यों लगता है कि कंपनी क्यों फॉल करनी चाहिए? ठीक है, अगर मान लो दारू पीने लोग कम कर देंगे, तो जो कंपनी होगी वो गवर्नमेंट से बोलेगी भाई टैक्स कम कर दो, टैक्स कम कर देगी तो वापस दारू बिकना बढ़ जाएगी। तो आई डोंट थिंक ये सेक्टर खराब है। हाँ, कंपनी में वॉलेटिलिटी आ सकती है। ठीक है, सपोर्ट है 440 का, ऊपर रेजिस्टेंस है 680 का। जब तक ये रेंज के बीच में है, तब तक तो थोड़ा वॉलेटिल रहने के चांसेस है। क्लियर? चलिए, एसटीएल नेटवर्क। देखो, एसटीएल नेटवर्क में डिटेल केस स्टडी थोड़ा मैंने स्टडी किया है। एसटीएल नेटवर्क छोटी कंपनी है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर है, बट देखो ये सेक्टर बहुत खराब है। इसमें मोनोपोली बहुत बड़े प्लेयर्स की है, तो कभी भी ट्रैप हो सकते हैं, उस टाइप का सेक्टर है। सो थोड़ा कॉशियस रहा करो, हमेशा सेक्टर को भी देखा करो कि सेक्टर में मोनोपोली कहाँ पे है। ठीक है, मुकेश अंबानी की जो मोनोपोली है ना, वो किसी को भी गिरा सकता है या किसी को भी एक्वायर कर सकता है। सो अभी के लिए सपोर्ट है 18, और ऊपर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जो बहुत ज्यादा ऊपर है 35 का। बीच में तो कुछ भी नहीं है, बीच में तो प्योर टाइम पास मोड है। ठीक है, सो केयरफुल है ना। कंपनी के रिजल्ट कुछ क्वार्टर देखो कैसे आते हैं, अभी तो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, बट कुछ क्वार्टर रिजल्ट को फोकस करो। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। मुझे ये भी किसी ने पूछा था। देखो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया था जब ये लिस्ट हुआ था, वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच है, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेच है। ठीक है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है 200 का जो राउंड लेवल है, और लिस्टिंग के बाद जनरली फॉल करते हैं ओवर वैल्यूड स्टॉक। तो आप देखोगे ये फॉल हुआ है, सेम लाइक टाटा टेक। ये भी मैंने सेम एक्सप्लेन किया था। अब होता क्या, देखो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है ना, वो एक बार ओवर वैल्यूएशन से अंडर वैल्यूड आता है, फेज सपोर्ट लेके साइडवेज हो जाता है। ठीक है, तो अभी तो आप ये समझो ये फॉलिंग का फेज है, साइडवेज फेज तो बाकी है इसका। ठीक है, ये फॉलिंग का जस्ट फेज कंप्लीट में भी हुआ होगा या होने वाला है। साइडवेज फेज चलेगा तो कुछ टाइम निकलेगा, फिर जाके ये अच्छा खासा पॉजिटिव दिखेगा। ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है। ठीक है, छोटे मोटे पुल बैक हो सकते हैं। ठीक है, पर जब तक ये 160 के ऊपर ना जाए, तब तक तो आप ये समझो कि ये वीक फेस में ही है, साइडवेज टू वीक फेस में। क्लियर? तो कंपनी खराब नहीं है, बस ओवर वैल्यूड हो चुका था, बस उतना ही। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते अगले वीडियो में, बाय।